ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर जैसा मैंने आपको बोला है कि अभी दो चैप्टर्स है जो आगे हमें डिस्कस करनी है। एक हमारे पास है आईआर एंड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा है हमारे पास हैलाइड्स की केमिस्ट्री, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड्स वाला चैप्टर। तो क्योंकि अभी हमारे पास ये केमिकल रिएक्शंस वाला ही चैप्टर चल रहा था, जैसे हमने अमीन्स की रिएक्शंस भी पढ़ा, तो मैंने सोचा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश से हो जाओगे, मैम फिर आपकी हम आवाज हैलाइड्स नहीं वाली आ रही केमिस्ट्री पे आ जाएंगे। कि मुझे ही नहीं नहीं आ सुन रही? रहा। सबको ही प्रॉब्लम आ रही है? नो मैम मैम आ इट्स रही है। ऑडिबल। एक बार आप फिर से चेक कर लो। ओके, सो देखो, जैसे मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी में बोला, आपके पास एक है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर के बारे में आपने जो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी करी है उसमें थोड़ा बहुत करा है कुछ? यस मैम। ठीक है, तो आईआर के बारे में तो हम वो बाद में करेंगे, जो भी ऑर्गेनिक वाले पार्ट से रिलेटेड होगा। ओके, किरण ने रेज किया हैंड, कुछ कहना है या यस के लिए था? ओके, यस के लिए था। ठीक है, तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसपे से आपके पास क्वेश्चन जो होता है बहुत सिंपल सा आता है कि सिर्फ कोई कंपाउंड दिया होता है और उसमें पूछा गया होता है कि कौन सी वाली ट्रांजिशन जो है हमें देखने को मिल सकती है। बट मैं आपको ऐसे डायरेक्ट अगर चाहूँ तो मैं बता भी सकती हूँ, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पहले आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क कैसे करती है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, ताकि जब वो क्वेश्चन आपको वहां पे आए या किसी और एग्जाम में भी आए तो आप प्रॉपरली उसको क्लियर कर सके। क्या पूछा था मैम आपने? ओके, मैंने ये पूछा था कि जो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट है उसका कुछ पोर्शन आपने फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी किया है या नहीं। तो मुझे रिस्पॉन्स आया था कि यस, थोड़ा बहुत किया है उसमें। ठीक है, तो अभी आई आर में ही मैम डिस्कस कर रहे हमने हैं। नहीं किया अभी। मैम अच्छा, हमने नहीं आपने किया नहीं? अभी। कोई बात नहीं, आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितना भी पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए वो आपका सारा कवर हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं तनवी। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये पहले आपने किसी को करवाया तो नहीं? ये मतलब पहले किसी हुआ को है, पहले के ग्रुप्स में हुआ है, मतलब हमारे पहले? नहीं, मैंने नहीं करवाया ये पहले। पिछले जो रिकॉर्डेड वाले कोर्सेज थे उसमें किसी और टीचर ने करवाया। इवन अगर मैं खुद की भी बात करूं तो ये मैं चैप्टर पता है कब पढ़ रही हूँ? मैंने ये चैप्टर लास्ट पढ़ा है जब मैंने खुद का नेट क्वालिफाई किया था 2016 में, या 17 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। उसके बाद से मैंने अब ये चैप्टर उठाया है सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो अच्छा है कि, बट आपको ये ऐसा डाउट क्वेश्चन क्यों आया, मतलब कि पहले कराया या नहीं? मैम मैंने ये सोचा कि पहले ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं बाकियों के, ये भी हो गया होगा, मतलब इसलिए पूछ लिया मैम कि बाकियों का हुआ होगा। अच्छा, लाइव में नहीं, ये चैप्टर नहीं करवाया है, और मैं खुद का भी आपको बता रही हूँ, जो पहले रिकॉर्डेड वाले कोर्सेज थे उसमें भी किसी और फैकल्टी ने करवाया था, और इवन मैं नेट में भी ये नहीं करवाती हूँ। बट क्या है कि मुझे अभी लग रहा है कि मैं नेट वाले स्टूडेंट्स को भी करवाऊंगी, दैट्स वाई मैंने ये टॉपिक उठा ही लिया कि ठीक है मैं भी करवा देती हूँ। जब मैंने एनएमआर करवाया तो आईआर यूवी भी करवा सकती हूँ, क्योंकि वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है और बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको भी करवाना था, नेट वाले बच्चों को भी करवाना था, इसलिए फिर मैंने ये चैप्टर उठा लिया। ठीक है, तो सबके लिए ये नया है, कोई रिपीट वाला चैप्टर नहीं है। ठीक है मैम आप एनएमआर भी करवाओगे अब इसके बाद? हाँ, पहले एक बार जो मतलब सिलेबस चला हुआ है वो जस्ट फिनिश हो जाए। जैसे मैंने जुलाई का टारगेट किया है कि हैलाइड्स की केमिस्ट्री जुलाई तक खत्म हो जानी चाहिए, जैसा मैंने सोचा है, अगर उस अकॉर्डिंग क्लासेस लगती रही तो उसके बाद से फिर मैं एनएमआर करवाऊंगी, मतलब जो मैम पहले करवा बिकॉज हम न्यू स्टूडेंट्स है ना, 2 दिन से क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है, सो इसीलिए हाँ, पूछ रहे नहीं थे। नहीं, ऐसा है कि जिन्होंने, तो अभी मुझे अब नहीं पता कि आपकी एडमिशन किस बेसिस पे हुई है क्या है, बट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यही है कि पहले हमारा ये जो बैच चल रहा है इसका सारा कोर्स हमें फिनिश करना है। जो मेरा अपना खुद का टारगेट इस जुलाई मंथ का है कि मेरे वाला पार्ट जो है वो जुलाई तक हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हो गया, या थोड़ा बहुत रह गया तो अगस्त का एक हफ्ता ज्यादा और लग जाएगा, बस इतना सा है। उसके बाद वो जो मैंने जीओसी और इंटरमीडिएट्स करवा दिया था वो पार्ट के बाद का देखते हैं, एनएमआर स्टार्ट करते हैं, जैसे भी है वो हम स्टार्ट करेंगे फिर से। ठीक है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी स्टिल कोई डाउट्स होंगे तो क्लास के बाद डिस्कस करें। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी।
देखो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना आपको यहाँ पे यूवी रेडिएशन ऐसा नाम सुना होगा आपने, है ना। कोई चीज ऐसी लगे कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आई है तो उसके बारे में पूछ लेना। बाकी मेरी कोशिश है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज भी यहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। तो यूवी रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, इसके बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ना ये दोनों डिफरेंट टाइप की यहाँ पे रेडिएशंस की बात हो रही है। अगर मैं ओवरऑल यूवी विजिबल के लिए जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें रेंज की बात करूं तो यूवी विजिबल में हमारे पास जो रेंज है वो आप कह सकते हो कि 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में रहती है। और अगर इसको मुझे फर्दर फिर डिवाइड करना है कि यूवी की कितनी है और विजिबल की कितनी है, तो 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में हमारे पास यहाँ पे रहती है यूवी की, यूवी रेज की, और 400 टू 800 नैनोमीटर जो है वो हमारे पास रहती है यहाँ पे विजिबल, ठीक है। मींस हम जो यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ने जा रहे हैं, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो रहता है उसके साथ में रिलेट करूं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, पहले वही थोड़ा सा मैं यहाँ क्लियर कर दूं। उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेंज रहती है, किसी को पता है सबसे पहले कौन सी वाली रेज आएंगी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में? मैम वो था कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रा, फार धीरे धीरे इंफ्रा। धीरे ऐसे यहाँ पे लिखवा के बताओ मेरे को। सबसे पहले किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? कॉस्मिक रेज, गामा रेज, कॉस्मिक, देन गामा, गामा, देन फिर यूवी एक्स, नहीं यूवी एक्स-रेज देन यूवी यूवी रेज। आईआर। धीरे धीरे तो भूल जाता हूँ। धीरे धीरे भूल जाता तो दूसरे को समझ ही नहीं आया, क्या फायदा उस बोलने का। चलो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी मैं कैसे याद रखनी है। देन आपके पास हम यूवी के बाद शायद विजिबल नहीं है। ये यूवी विजिबल की एक साथ ही रखते हैं हम ना, यूवी विजिबल मतलब ये एक साथ ही आप मान के चलो। ओवरऑल रेंज ना 200 से 800 वाली साथ में ही ले लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज्यादा अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऑर्डर के बेसिस पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो सबसे ज्यादा हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर है वो होता है कॉस्मिक रेज का। फिर हमारे पास गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी विजिबल, फिर हमारे पास इंफ्रारेड जिसको हम आईआर बोलते हैं, फिर माइक्रोवेव रेडिएशंस, फिर रेडियो वेव रेडिएशंस या रेज। और अगर मैं यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर ये देख रही हूं और अगर आपको याद करना है, सपोज आपको नहीं याद हो रहा, तो आप कैसे याद रख सकते हो इसको? CGX UVI MR, मतलब एक न्यूमोनिक कह के आप इसको याद रख सकते हो। क्या? CGX UVI MR मतलब C फॉर कॉस्मिक, G फॉर गामा, X फॉर एक्सरेज। ये ऑर्डर है एनर्जी का, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यूवी, मतलब यूवी विजिबल वो साथ में आ गया, वो आपको पता रहेगा। देन यूवीआई मींस आई फॉर इंफ्रारेड, एमआर मींस एम फॉर माइक्रोवेव एंड आर फॉर रेडियो वेव्स, ठीक है। तो चाहे आप इसको ऐसे याद रख लो, अगर पूरा रहता है तो वैसे याद रख लो, जो भी आपको इजी लग रहा है। और यहीं पे अगर मुझे वेवलेंथ का ऑर्डर बताना हो तो दैट विल बी रेडियो वेव की सबसे ज्यादा होगी, रेडियो वेव की सबसे ज्यादा होगी। मींस मैं ये कह सकती हूँ कि जो एनर्जी का ऑर्डर है वो और जो वेवलेंथ का ऑर्डर है वो एक दूसरे के बिल्कुल इनवर्स रिलेशन में होते हैं, अपोजिट चलते हैं। हाँ जी हाँ जी। यस हाँ, तो अगर आपके पास एनर्जी का ऑर्डर ये है तो वेवलेंथ का ऑर्डर ये रहेगा। मींस यहाँ पे आपका एंड आएगा हाईएस्ट वेवलेंथ वाला और यहाँ पे जो आपके पास है ये आएगा लोएस्ट एंड फॉर वेवलेंथ। तो ये मैंने क्यों डिस्कस किया, ये जो मैं अभी स्टार्टिंग आपको बताने वाली थी कि किस रेंज की हम ट्रांजिशंस को पढ़ने जा रहे हैं,
यूवी विजिबल की, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ आ रही है, हम किसकी बात करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारे पास रेंज है ये 200 से 800 नैनोमीटर के बीच की रहती है। अगर फर्दर और डिवाइड कर दें तो जो 200 से 400 कम है वो हमारे पास यूवी की है, और जो हमारे पास विजिबल की है वो 400 से 800 की है। क्योंकि आप खुद देखोगे कि अगर मैंने जैसे यूवी लिखा इसके बाद जनरली विजिबल आना चाहिए, बट एक न्यूमोनिक याद करने के लिए मैंने उसको मिक्स नहीं किया, तो ये हाईएस्ट एंड है, तो ऑब्वियस सी बात है जो विजिबल वाला होगा उसकी ज्यादा होगी, यूवी वाले की कम होगी। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी रेंज के अंदर जो ट्रांजिशंस होती हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। अब ये ट्रांजिशन टर्म क्या है और कैसी ट्रांजिशंस, तो एक्चुअल में इसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोला जाता है कुछ जगह। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों, क्योंकि हमारे पास इसमें जो स्टडी करना है वो हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को ही स्टडी करना है। मैम यस मैम एनर्जी का ना वेव नंबर के साथ क्या रिलेशन होता है? वेव लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। नो मैम वेव नंबर के साथ। डायरेक्ट रिलेशन होगा, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 by लैम्डा। मेरे भी नॉलेज में यही है वेव नंबर का, बाकी एक बार मैं क्रॉस चेक करके बता दूंगी, बट वेव लेंथ का तो पक्का है कि इनवर्स रिलेशन। ठीक है मैम ये जो आपने ऑर्डर लिखा है ये डिक्रीजिंग एनर्जी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ का है। हाँ, दो ऑर्डर्स लिखे हैं। अगर एनर्जी ऑर्डर के बेसिस पे देखो तो ये एरोज जो है वो एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगे हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी कॉस्मिक रेज की होती है, सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव्स की होती है। अगर वेवलेंथ का ऑर्डर बताएं तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और कॉस्मिक की सबसे कम होती है, बिकॉज एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है। जितनी तो यहाँ पे मैं क्या कम डिस्कस, होगी उतनी एनर्जी ज्यादा है ना। हाँ जी, strong- या जितनी जितनी strong एनर्जी लगेंगी वो। ज्यादा, हाँ जितनी एनर्जी ज्यादा वेवलेंथ उतनी ही कम। ये कंसेप्ट आगे हेल्प करेगा आपको, आगे हम बात करेंगे तो उनमें। ठीक है, सो मैं कहाँ पे थी, मैं थी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, कि कुछ जगह पे इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोला जाता है, बिकॉज हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या स्पेक्ट्रा नजर आता है। स्पेक्ट्रा आपके पास क्या चीज है, जैसे हम नॉर्मली एनएमआर में बात करते हैं तो कोई हमारे पास कोई कंपाउंड होता है जिसका हम एनएमआर स्पेक्ट्रा रन करवाते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट में लेके जाते हैं, तो हमारे पास एक कुछ ना कुछ उसमें से डाटा आता है, आप कह सकते हो कोई ग्राफ आता है, तो वो उसका क्या हुआ स्पेक्ट्रम, जिसको हम स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये टू डिटरमाइन unsaturation and क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब इन दोनों बातों का क्या मतलब है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये यूज क्यों की जाती है। जैसे अगर आपका एनएमआर में पूछा जाए कि एनएमआर क्यों करवाया जाता है तो आपका क्या आंसर होगा, जिन्होंने एनएमआर पढ़ा है बताओ भाई। मैम टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स को चेक करने के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में। और अगर मैं आपसे ये पूछूं, पेपर में आ गया कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो क्या बोलोगे? मैम वो ये पता करने के लिए कि किस टाइप का उसकी स्ट्रक्चर है, कैसे वो उसके साथ अटैच है। यस, एक्चुअल में जो एनएमआर की एप्लीकेशन है वो है कि आपके पास कोई कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड आपने सपोज प्रिपेयर किया है, सिंथेसाइज किया है लैब में, और आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, आपको इतना पता है कि उसमें 5 कार्बन होने चाहिए, इतने हाइड्रोजन होने चाहिए, इतना, ये सब एक मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का थोड़ा बहुत आइडिया है, बट उसके स्ट्रक्चर का नहीं पता है। तो उस अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को अगर आप जानना चाहते हो तो आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाते हो। तो हर स्पेक्ट्रोस्कोपी की कोई ना कोई एप्लीकेशन है। तो जैसे एनएमआर की है टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एन अननोन कंपाउंड, वैसे ही जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली है वो है टू डिटरमाइन अनसैचुरेशन इन मॉलिक्यूल एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या मतलब है,
अनसेचुरेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी सिस्टम में अगर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कुछ प्रेजेंट है, अनसेचुरेशन, तो वो प्रेडिक्ट करनी है, अगर हमें पता करना है कि किसी मॉलिक्यूल में अनसेचुरेशन है या नहीं, डबल ट्रिपल बॉन्ड्स ऐसा कुछ प्रेजेंट है या नहीं, तो उसमें हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी करवा सकते हैं। या फिर हमें क्वांटिटी के बारे में कुछ पता करना है तो भी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो करवाई जाती है। तो दीज टू आर दी मेजर एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ जैसा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोला जाता है, तो वो कैसे बोला जाता है, एक मॉलिक्यूल के साथ डिस्कस करते हैं कि हम करने क्या वाले हैं इसमें। जैसे आपके पास यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बात होगी, फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की। फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसकी बात होगी? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की। किस टाइप के ट्रांजिशंस? अभी दिखाती हूँ, जैसे एनर्जी लेवल डायग्राम्स के अकॉर्डिंग। जैसे आपके पास, आपने ऐसे एनर्जी लेवल डायग्राम अगर किसी सिस्टम का बनाया, तो उसमें सपोज आपके पास क्या हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब सिस्टम में होगा, बट कुछ सिस्टम, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक वाले आपको ऐसे मिल सकते हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा, हो सकता है उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हो। नॉन बॉन्डिंग कौन से? लोन पेयर वाले। तो अब अगर किसी सिस्टम के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, सिग्मा और पाई भी है, तो उसका एंटी बॉन्डिंग भी डेफिनेटली होगा, उसका एंटी बॉन्डिंग भी डेफिनेटली होगा। जिसका मतलब क्या है कि अगर ये मेरे पास सिग्मा स्टार और पाई स्टार अभी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, तो सिग्मा और पाई मेरे पास कैसे हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और ये मेरे पास है नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये सारे के सारे एक सिस्टम में होंगे। अलग अलग मॉलिक्यूल की अपनी अपनी कहानी है, वो आपको अभी मैं पहचानना बता दूंगी। हो सकता है किसी सिस्टम में सिर्फ सिग्मा और सिग्मा स्टार हो, किसी सिस्टम में सिग्मा पाई, पाई स्टार, सिग्मा स्टार हो, और किसी में सारे ही हो। सारे के सारे आपके पास ये जो ऑर्बिटल्स है हर मॉलिक्यूल में आपको नहीं मिलेंगे। हर मॉलिक्यूल के पास अपने अपने टाइप के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहेंगे। बट यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊं, तो हम किन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात करने वाले हैं? हम यहाँ पे कुछ ऐसी ही ट्रांजिशंस की बात करने वाले हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सपोज सिग्मा में प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन सिग्मा में प्रेजेंट है, बट मैं चाहती हूं कि उसकी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन। कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिग्मा में है और मैं चाहती हूं कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे, जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब जरूरी थोड़ी है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ही ट्रांजिशन हो सकती है, हमारे पास सिग्मा टू पाई स्टार भी हो सकती है, क्योंकि पाई भी तो खाली पड़ा है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐसे है, अच्छा, अब जरूरी थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन सिग्मा में ही होंगे, इलेक्ट्रॉन पाई में भी हो सकते हैं। तो हमारे पास ट्रांजिशन पाई से पाई स्टार की भी हो सकती है। बाकी अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे देखूं तो मुझे लगेगा कि पाई से पाई स्टार पे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो पाई से सिग्मा स्टार में भी तो जा सकते हैं। तो मैं अभी सारी पॉसिबिलिटीज लिख रही हूं जो मुझे लग रहा है कि हो सकती है, बट होंगी कौन कौन वो थोड़ी देर में समझ आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या इसके अलावा कोई ऐसा और सिस्टम है? यस, नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग मीन्स लोन पेयर। अगर किसी सिस्टम के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी तो ट्रांजिशन में जा सकता है। और अगर वो ट्रांजिशन में जाएगा तो वो कहां कहां जा सकता है, बताओ जरा? नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार में, सिग्मा स्टार में। हाँ, एन टू पाई स्टार या एन टू सिग्मा स्टार। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैं आपको यहाँ पे सपोज कोई एक ऐसा एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2। सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
और इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को स्टडी करने वाले हैं। तो अगर मैं इसमें पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करूं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इस सिस्टम में कैसे कैसे बॉन्ड प्रेजेंट है। सिग्मा बॉन्ड्स भी हैं, ये सिग्मा, ये सिग्मा, हाँ। कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन को देखूं तो ये भी सिग्मा, सिग्मा भी है, डबल बॉन्ड्स हैं, तो मीन्स पाई बॉन्ड भी है। क्या इस सिस्टम में कहीं पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं मैम। ऑक्सीजन पर यस मैम? मैम। ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे मैम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास है। ऑक्सीजन के पास है। ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यही तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कौन से होते हैं? जब आप कार्बोनिल के अगर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने जाओ तो ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे लिखे जाते हैं जब हम इसका इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग का। तो इट मींस हमारे पास इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो अब मेरे को इस मॉलिक्यूल को एग्जामिन करते हुए लगा कि अगर इसमें सिग्मा है, पाई है, नॉन बॉन्डिंग है, तो ठीक है, ये तीनों तो हमारे पास रहेंगे, बट मैं साथ में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी यहाँ बना रही हूँ। तो वो कैसे बनते हैं? तो उसके लिए एक सिंपल सा आपके पास मतलब डिस्क्रिप्शन, जैसे आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जब कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से होते हैं? एग्जांपल्स जैसे 1s 2s sp-d-f, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तीन टर्म्स होती है आपके पास एटॉमिक ऑर्बिट मतलब ऑर्बिटल्स की। एक होते हैं एटॉमिक, एक होते हैं हाइब्रिड और एक होते हैं मॉलिक्यूलर। नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपको इन तीन टर्म्स में सुनने को मिलते होंगे। ऐसे ही सुनते हो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक कौन से होते हैं? s, p, d या फिर f। ठीक है, हाइब्रिड कौन से होते हैं? जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले। यस, हाइब्रिड में आपके पास जैसे sp, sp2, sp3, sp2d, sp3d, जो भी आपके पास ये हाइब्रिडाइजेशन होके ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स। ये एक्चुअल में हमें क्या जरूरत पड़ी थी इन चीजों की, कि जैसे सपोज हमें किसी एटम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो हम उस एटम की फटाफट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी वो लिखते थे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग उसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर जो भी हमें चाहिए हम फटाफट बता देते थे, जो भी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी हो। बट वही चीज जब किसी मॉलिक्यूल की आई, डिफरेंस समझना, एटम और मॉलिक्यूल। एटम की आई तो उसके पास कन्फिग्रेशन थी, हम डिस्कस कर पा रहे थे। जब मॉलिक्यूल की आई तो हमारे पास मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं थी। दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें दिया क्या, हमें उस मॉलिक्यूल की एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी, और उस एक्चुअल कन्फिग्रेशन को देख के हम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने लग गए कि उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसी होगी। ऐसी जो भी प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी थी वो कर पाए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू। तो वही चीज मैं यहाँ बताने जा रही हूँ कि अगर आपके पास कहीं पे बॉन्ड बना है तो उसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल होने के साथ साथ एंटी बॉन्डिंग क्यों बना? क्योंकि सपोज आपके पास ऐसे HCl है या HH है, कुछ भी मान लो, H2 है ना, तो इसमें जब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना तो जब इन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल में, एसिस ऑर्बिटल्स में इंटरेक्शन हुई, तो इंटरेक्शन से क्या होता है कि हमारे पास एक ऑर्बिटल जो है वो लोअर एनर्जी का बनता है और एक जो होता है वो हायर एनर्जी का बनता है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें आपस में जब रिएक्शन होती है या आप कह लो इंटरेक्शन होती है, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जैसे सपोज मान लो ये दोनों SS थे हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, इन्होंने बॉन्ड बना दिया। तो जब ये मॉलिक्यूल बन गया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे नजर आएंगे कि एक ऑर्बिटल हमारा बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेगा हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दोनों में एनर्जी में काफी डिफरेंस था।
मतलब आप इसको मान के चलो एक रेफरेंस जहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी थी। जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, फर्दर बॉन्ड फॉर्मेशन में जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे होता क्या है कि जब कोई बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है उस इंटरेक्शन से सिस्टम से एनर्जी रिलीज आउट होगी। तो बॉन्ड बनने की वजह से जो नया ऑर्बिटल होता है वो पहले के कंपैरिजन में और लोअर एनर्जी पे आ जाता है, और उसी केस में हमारे पास जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो पहले के कंपैरिजन में और ऊपर वाली एनर्जी पे चला जाता है, जिससे हमारे पास इसको हम बोलते हैं कि इसकी एनर्जी कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जबकि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हमारे पास हायर रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे सिग्मा बॉन्ड बना है तो वहां सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी होगा, अगर कहीं पे पाई बॉन्ड बना है तो वहां पे पाई एंटी बॉन्डिंग भी डेफिनेटली होगा। दैट्स व्हाई हमारे पास यहाँ पे जो पाई स्टार की कहानी है या सिग्मा स्टार की कहानी है वो पक्का साथ चलती है, जो मैंने पहले भी कई बार बोला होगा कि देखो भाई सिग्मा बना है तो सिग्मा स्टार भी होगा, पाई बना है तो पाई स्टार भी होगा, और वो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि किस तरीके से होगा। और इनकी एनर्जी क्यों हमारे पास हायर है, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। दूसरी बात, ये हमारे पास यहाँ खाली ही है, अगर मैं इनको फिल कर दूं या इनमें भी इलेक्ट्रॉन रख दूं या रखने की कोशिश करूं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर मैं एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशंस होगी जैसे नहीं, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन अनस्टेबल करेगा होगा, मैम, अनस्टेबल होगा, एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी हाई है तो नहीं। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरे पास सपोज यहाँ एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन होते, जैसे आप मान लो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, मान के चलो 2 इसके पास है 2 इसके पास है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 आप यहाँ पे फिल करोगे 2 यहाँ पे फिल करोगे, 2 ही आपके पास बॉन्डिंग में है 2 ही एंटी बॉन्डिंग में है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा। उसका कोई बॉन्ड नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा फिर ना। नहीं बनेगा, आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर जीरो आएगा। हाँ, कैसे कैलकुलेट करते हो, जो एंटी बॉन्डिंग है उससे बॉन्डिंग वाले को माइनस करके, तो 2 - 2 0, आंसर क्या आ जाएगा 0। मींस इस टाइप की इंटरेक्शन जो है वो आपको एक बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ, एक स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ लेके नहीं जाएगी। दैट्स व्हाई अगर कहीं पे स्टेबल बॉन्ड्स बने हैं तो उसके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज्यादा से ज्यादा, एंटी बॉन्डिंग खाली होगा, और जो खाली पड़ा होगा वही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई हमने इन ट्रांजिशंस में उन्हीं को लिखा है जो एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन फिल है वहां से एक्साइट होंगे और कहां तक जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, जो खाली पड़े हैं। खाली कौन पड़े हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले। क्यों खाली पड़े हैं, क्योंकि हम अगर उसमें इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो हमारा बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा, मतलब बॉन्ड नहीं बन पाएगा, और क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल में सिग्मा पाई सारे बॉन्ड्स स्टेबल बने हुए हैं, इट मींस उसके एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे वेकेंट है। ठीक है, लेकिन ये बात तो यहां तक क्लियर हो रही है कि क्या चल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आगे आप लोगों से डिस्कस करूं कि मुझे ये ट्रांजिशंस करवानी है और क्या ये सारी की सारी अलाउड है, सारी की सारी अलाउड है इस सिस्टम के लिए, तो उसके लिए हमें कुछ कंसेप्ट्स को सीखना पड़ेगा, कुछ सिलेक्शन रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज ये जितनी भी आपने लिखी है ये सारी अलाउड नहीं, सारी अलाउड नहीं है। तो कौन कौन सी हमारे पास कैसे चेक किया जाएगा, इनको यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, CH3 CH2, और बात करते हैं हम यहाँ पे कि ये अलाउड है या नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज उससे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्शन रूल स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बोलना चाहती हूँ, और वो ये कि जैसे हमारे पास सपोज मुझे यहाँ पे ट्रांजिशन करवानी है पाई टू सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, मान लो ऐसे मुझे 2 ट्रांजिशंस हैं जो करवानी है। तो इसमें ऐसा होता है कि हमें जितनी पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो अगर उतनी मुझे नहीं मिल रही तो ये ट्रांजिशन होती नहीं है। मतलब क्या है इस बात का कि ये सिस्टम जो है ये क्वांटाइज्ड होता है, लाइक बिल्कुल फिक्स होता है कि अगर मान लो, ऐसे एक एग्जांपल दे रही हूं कि नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार की ट्रांजिशन कराने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ऐसे एक नंबर मान लेते हैं कि 7 की रिक्वायरमेंट है, 7 जो भी एनर्जी के हम यूनिट्स के साथ या जैसे भी डिस्कस करना है, मान लो 7 की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने वहां पे 6 दे दिया
तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आधी ट्रांजिशन होगी यहाँ रुक जाएगा, नहीं, वो ट्रांजिशन सक्सेसफुल नहीं होगी। 7 की बजाय आपने 8 दे दिया तो भी वो सक्सेसफुल नहीं होगी। मींस किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जिससे वो एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन शो कर सके, अगर उतनी मिलती है तभी वो सक्सेसफुल ट्रांजिशन होती है, अगर वो नहीं मिलेगी तो वो सक्सेसफुल ट्रांजिशन नहीं होती है। बिकॉज आप ये मतलब माइंड में मत रखना कि हमने इसको किसी भी टाइप की जो भी रेडिएशन थी इस वेवलेंथ की प्रोवाइड कर दी तो अब ट्रांजिशन तो होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी वेवलेंथ की रेडिएशन जाएंगी तो उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो अपने साथ होंगी, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है तो फिर या रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी मिल रही है, तो फिर वो क्यों हमारे पास वहां पे एक्साइटेशन नहीं कर रहा? तो उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि पर्टिकुलर एक्साइटेशन कराने के लिए पर्टिकुलर कंपाउंड में पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, मान लो 5 तो 5 ही चाहिए, 6 से काम नहीं चलेगा, 4 से नहीं चलेगा। अगर वो पर्टिकुलर एनर्जी उसको नहीं मिली तो वो ट्रांजिशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती है और उससे हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे ये सब पता करने मैम से वैसे जैसे आप मैम जैसे आपने बोला कि 7 चाहिए, हाँ, अगर उसको 6 दे दी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा या वो वहीं पे पड़ा रहेगा? एक्साइट होने के चांसेस है, बट जो दूसरा लेवल है वो उस तक पहुंचेगा नहीं और वो फिर सक्सेसफुल ट्रांजिशन नहीं मानी जाएगी क्योंकि उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब जो हमारे पास आप ये कह सकते हो कि ठीक है उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, जितनी थोड़ी बहुत करनी थी, एक्साइटेशन करने की कोशिश कर भी ली, लेकिन वो जब तक वो ऊपर वाले लेवल पे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया वो आधे रास्ते तक रह जाएगा, या 6 है तो यहाँ ऊपर यहाँ फंस जाएगा। अगर वो ऊपर वाले लेवल पे फंस गया तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है यूवी विजिबल का वो उस ट्रांजिशन को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और जब डिटेक्ट ही नहीं करेगा हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ना आप एक तो ये मैम कम का तो समझ में आता है कि कम दे रहे हैं, अगर ज्यादा मिल रही है तो वो तो वहाँ एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचेगा और मैम ट्रांजिशन मतलब बिकॉज नहीं, देखो ऐसा होता है कि आपके पास सिर्फ यही एनर्जी लेवल्स वहां पे नहीं होते ना, या यही ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं ट्रांजिशंस के लिए। हमारे पास जैसे अभी हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए जो एनर्जी लेवल्स हैं उसमें हमारे पास और भी टाइप के रहेंगे, लाइक वाइब्रेशनल भी हो सकते हैं, रोटेशनल भी हो सकते हैं। तो नो डाउट आप जो कह रहे हो कि ठीक है ट्रांजिशन करा दी, वो किसी ना किसी लेवल पे फंस सकता है, बट अगर मान लो वो ट्रांजिशन जो है वो वाइब्रेशनल वाले लेवल पे जाके रुक गई, इलेक्ट्रॉन ने वो वाली पोजीशन अगर ऑक्यूपाई कर ली, तो वो उस यूवी विजिबल इंस्ट्रूमेंट को तो सिर्फ एनर्जी लेवल्स का पता है ना, उसको तो और नहीं सिखाया हमने कि तूने वाइब्रेशनल या रोटेशनल को भी डिटेक्ट करना है। अब उसको जितनी उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन, दिमाग इन द सेंस कि उसकी मशीनरी में जो हमने डाला है वो डाला है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को तूने प्रिडिक्ट करना है। अगर उसको वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिल रही है, किसी और एनर्जी लेवल पे मिल रही है, या क्योंकि एनर्जी ज्यादा या कम है, तो उससे क्या होगा, वो पहचान नहीं पाएगा, उसको पहचानेगा नहीं, तो हमें यूवी विजिबल में रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी हम और आगे हाँ करेंगे, अभी इतना क्लियर हो गया? यस मैम। यहाँ पर जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं? रेडिएशंस की फॉर्म में, फोटोन्स की फॉर्म में आप ये कह सकते हो। ठीक है, क्वांटाइज्ड अगर टर्म यूज की गई है तो उसका मतलब ये है कि फोटोन्स की रेडिएशंस की फॉर्म में वो एनर्जी जा रही है। अगर वो पर्टिकुलर उसके लेवल की है जिसपे वो एब्जॉर्प्शन करके प्रॉपर एक्साइटेशन कर सकता है जितनी उसको रिक्वायरमेंट है, तो वो डेफिनेटली वो डिजायर्ड रिजल्ट दे देगा। लेकिन वो अगर उसके मैच की नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराने के लिए जितनी पर्टिकुलर चाहिए, अगर उतना क्वांटाइज्ड आपको वो वहां पे एनर्जी नहीं दे रहा है, तो फिर उसको हमारा सिस्टम जो होगा यूवी विजिबल वाला वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो हमें रिजल्ट भी नहीं देगा। ठीक है, यस ओके, मैम। हाँ, तो यहाँ पे अभी के लिए ना आप ये लिख लो, क्योंकि हमें सिलेक्शन रूल्स पढ़ने हैं, उनको समझ के आपको पता चलेगा कि ये जो दो मैंने यहाँ पे सर्कल किए हैं ये ट्रांजिशंस होती नहीं है। ठीक है, एक सिग्मा टू पाई स्टार और एक पाई टू सिग्मा स्टार, ये नहीं होती है ट्रांजिशंस। क्यों नहीं होती है इसका रीजन मैं आगे समझाने वाली हूँ। तो इट मींस अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें तीनों की पॉसिबिलिटी है, सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग की, तो हमें लगा तो था कि हमारे पास 2 4 6 टाइप की ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हमें देखने को मिल सकती हैं, बट 6 मिलती नहीं है।
जो सिग्मा टू पाई स्टार है और जो पाई टू सिग्मा स्टार है वो हमें देखने को नहीं मिलती है, तो इनको तो कर दो अभी के अभी क्रॉस आउट। और अब हमारे पास यहाँ पे बची कौन सी, या तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो होती है, या पाई टू पाई स्टार। दूसरी हमारे पास होती है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार या नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसमें क्या करना है, पहले हमें ये सीखना है कि किस बेसिस पे हम इन ट्रांजिशंस को अलाउड या फॉरबिडन कह रहे हैं। तो थोड़े से सिलेक्शन रूल्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनके बेसिस पे ये डिसाइड होगा। सिलेक्शन रूल्स में पहला आपके पास जो रूल है वो कहता है दैट स्पिन सिलेक्शन रूल आप कह सकते हो दैट डेल्टा एस शुड बी 0, मतलब फॉर अलाउड ट्रांजिशन, ऐसे लिखो, फॉर अलाउड ट्रांजिशन डेल्टा एस शुड बी 0। ऐसी चीज कुछ पढ़ी है आपने पहले, समझते हो इसका मतलब क्या होता है? डेल्टा एस शुड बी 0। स्पिन मैम, हाँ, स्पिन के बीच का डिफरेंस, स्पिन के बीच का डिफरेंस चेंज जो नहीं है, करना चाहिए। हाँ, चेंज नहीं होना चाहिए। या बड़े सिंपल तरीके से आप ऐसा मान के चलो, सपोज आपके पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था जिसको आपने यहाँ पे करवाया एक्साइट, ठीक है, ऐसे रख लो, कोई एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था और इस तरीके के स्पिन में वो प्रेजेंट था, तो इसका अभी मेरे पास एस क्या होगा, प्लस हाफ। अगर उल्टा होता एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अपोजिट होता, तो उसका क्या लिखती मैं, माइनस हाफ। हाँ, अब मैंने इसकी एक्साइटेशन करवाई और एक्साइटेशन करवा के ये एक्साइटेड फॉर्म में चला गया, ट्रांजिशन हो गई है इसकी, ठीक है। तो जब ये हमारे पास यहाँ पे मान लो E0 है और ये E1 है, एनर्जी लेवल है जिसमें मैं एक्साइटेशन करवा रही हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ जाके भी किसमें है, प्लस हाफ में ही है। तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एस इस केस में डिस्कस करूं, ठीक है, इस केस में डिस्कस करूं, तो मेरे पास ये पहले इसमें हमारे पास कैसे आएगा डेल्टा एस, कि पहले कैसे था और मतलब ट्रांजिशन जो करी इसने उसमें इसका साइन कैसा था, हाफ, उसमें से मैं माइनस करूंगी जैसा ये स्टार्टिंग में था, वो भी क्या, प्लस हाफ, तो ये आंसर क्या हो गया, 0। तो इस टाइप के ट्रांजिशन को मैं बोलूंगी अलाउड ट्रांजिशन। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है तो इसका मतलब है कि जैसा स्पिन पहले था, जिस डायरेक्शन में था, ट्रांजिशन के बाद भी उसी डायरेक्शन में अगर रहता है तो उसे हम कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन। इसमें S2 माइनस S1 करेंगे। हाँ जी, S2 E1, हाँ, मतलब ये कह सकते हो S2 माइनस S1 की जो आपके पास ट्रांजिशन के बाद का स्पिन है उसमें से ग्राउंड स्टेट वाले को माइनस करें। बट इन केस आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही था और मैंने एक्साइटेशन करवाई हायर लेवल पे, लेकिन एक्साइटेशन के बाद वो हो गया इस तरीके से, लाइक यहाँ पे ये था प्लस हाफ, लेकिन यहाँ पे जाके हो गया ये माइनस हाफ, तो मेरे पास यहाँ पे डेल्टा एस क्या आएगा, माइनस हाफ माइनस प्लस हाफ, तो क्या बनेगा आंसर है -1 प्लस हो जाएगा मैम, बानना आ जाएगा, -1 -1 बानना आएगा आ ना, जाएगा मैम। माइनस हाफ माइनस हाफ, मतलब 0 नहीं आया, कुछ भी आए, 0 नहीं आया, इसके अलावा कुछ और भी आए, तो ये मेरे पास ट्रांजिशन कैसी हुई, फॉरबिडन। ठीक है, तो स्पिन सिलेक्शन रूल हमारे पास ये पहला आता है कि कोई भी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करानी है और अलाउड करवानी है, फॉरबिडन का मतलब होता है जो रुक मतलब जिसे रोका जा रहा है, जिसे आप ये कह रहे हो कि परमिशन नहीं मिल रही है कि वो एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन है या सही वाली ट्रांजिशन है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन सिर्फ
इस रूल के बेसिस पे देखनी है तो सीधी सी बात है कि अगर पहले वो अप था तो अप ही रहना चाहिए, प्लस हाफ था तो प्लस हाफ ही रहना चाहिए। पहले ट्रांजिशन से पहले अगर वो माइनस हाफ था तो ट्रांजिशन के बाद भी माइनस हाफ रहना चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो वो अलाउड होगी। बट अगर उसने अपने स्पिन की डायरेक्शन चेंज करी, पहले प्लस हाफ था फिर माइनस हाफ हो गया, तो वो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं होती है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये पहला रूल समझ में आया? मैम ये फॉरबिडन वाला भी लिखना है इसके साथ? हाँ, ये दो है अलग अलग ना, आपको ये लिखना है साथ में, तभी तो पता चलेगा कि अलाउड क्या है, फॉरबिडन क्या है। स्पिन कैसे चेंज हो जाएगी? स्पिन तो वही स्पिन रहेगी। रोटेशन आप करवा नहीं सकते? एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो स्पिन रोटेट भी तो कर सकता है अपना, पॉसिबिलिटी है अगर किसी सिस्टम में होती है। जैसे ऐसे आपके पास होने के बाद जो है वो स्पिन रोटेट, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको उसका बताती हूँ। कार्बीन्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो कार्बीन में हमारे पास ऐसे होता है, सिंगलेट कार्बीन का तो ठीक है, लेकिन ट्रिपलेट कार्बीन जब हमारे पास एडिशन रिएक्शन में जाती है तो उसमें वो स्पिन अपना रोटेट करता तो है कुछ मॉलिक्यूल्स, अगर याद होगा आपको। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए ये यहाँ पे क्या कर सकता है, ये इसको अपने स्पिन को चेंज भी कर सकता है। और अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसा मिलता है कि ट्रांजिशन के साथ साथ उसका स्पिन भी चेंज होता है तो वो हमारे पास फॉरबिडन ट्रांजिशन मानी जाए। ठीक है। सेकेंड हमारे पास सिलेक्शन रूल है लेपोटे सिलेक्शन रूल। ये पढ़ा है पहले या सुना है कहीं पे? आई थिंक मैम डेल्टा एल की वैल्यू से। हाँ, डेल्टा एल शुड बी प्लस माइनस 1। यस। तो स्पिन जो हमारे पास सिलेक्शन रूल है उसने तो स्पिन से रिलेटेड बात की। ये जो हमारे पास लेपोटे सिलेक्शन रूल है ये हमारे पास बात करता है डेल्टा एल शुड बी प्लस माइनस 1। तो इसमें एक्चुअल में हमारे पास होता क्या है, इसमें एक टर्म यूज होती है जीरेड एंड अनजीरेड। सुनिए ये टर्म्स किसी ने पहले? यस मैम। जीरेड जीरेड सिमेट्री होती है और अनजीरेड सिमेट्री में नहीं होती। जैसे एस अच्छा, ऑर्बिटल है वो जीरेड है, पी ऑर्बिटल है वो अनजीरेड है। और शैलजा कुछ कह रही थी? मैम हम लोगों ने ना बीएससी तक की हुई है तो हम लोगों ने ये वर्ड नहीं सुने। कोई बात नहीं, अभी अभी सुन रहे हो ना, अब तो मैं आपको पूरा बेसिक चीजें यहाँ पे बता दूंगी कि मतलब क्या है इनका। ठीक है, आप यहाँ पे जीरेड के आगे लिखेंगे कि जीरेड आप उस सिस्टम के लिए बोलते हैं इन विच सेंटर ऑफ इन्वर्जन इज प्रेजेंट। सेंटर ऑफ इन्वर्जन इज प्रेजेंट, जिसको शॉर्ट में आई से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और अनजीरेड वो होता है इन विच सेंटर ऑफ इन्वर्जन इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट प्रेजेंट। आपको मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री की क्लास में सेंटर ऑफ इन्वर्जन के बारे में बताया था। यस मैम। शैलजा ने लगाई है स्टीरियो की क्लास? नो मैम, मैंने तो डेट ज्वाइन किया था। ओके, कोई बात नहीं। देखो इसका आपने अभी सिंपल सा अभी लर्न करनी है इस बात को कि जीरेड, जब मैंने बोला कि कोई सिस्टम हमारे पास जीरेड वाला है तो उसका मतलब है कि उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। और अनजीरेड मैंने बोला है तो मींस उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है। एक्चुअली सेंटर ऑफ इन्वर्जन जो है दिस इज एन एलिमेंट फॉर सिमिट्री, एलिमेंट फॉर प्रेडिक्टिंग सिमिट्री। सिमिट्री समझते हो? किसी मॉलिक्यूल में सिमिट्री प्रेजेंट है या नहीं? यस मैम। है ना? जैसे ऑक्टाहेड्रल है मोस्ट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। टेट्राहेड्रल हमारे पास तब तक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है जब तक उसके जब तक चारों उसके सब्स्टिट्यूएंट सेम है। सेम। ठीक है, तो सेम ऑक्टाहेड्रल भी होती है, इकोसाहेड्रल ज्योमेट्रीज भी होती हैं। अगर उनके सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो वो सिमेट्रिकल होते हैं। या सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे इस की बात करती हूँ, इस बॉक्स को आप सब देखेंगे कि इसमें मुझे ढूंढना है कि सिमेट्री एलिमेंट्स हैं या नहीं। तो सिमेट्री एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है, इम्प्रॉपर एक्सिस होती है, ऐसे बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है
कि सपोज मुझे इस बॉक्स को ना 2 हाफ्स में डिवाइड करना है, तो मैं इसको अगर ऐसे कट करूं, इमेजिनेशन है, ये इमेजिनरी प्लेन है, ऐसे अगर मैं पास करूं तो ये मेरे पास 2 बराबर हिस्सों में बंट सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे बीच से कट करूं तो भी मेरे पास ये 2 बराबर हिस्सों में बंट सकता है, तो वो एक सिमेट्री का एलिमेंट है। सिमिलरली जो सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, ये भी हमारे पास एक सिमेट्री एलिमेंट होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तक का क्लियर है शैलजा? यस प्लेन ऑफ, हाँ देखो सेंटर ऑफ इन्वर्जन अगर मुझे इस मॉलिक्यूल में ढूंढना, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है स्क्वायर वाला ना, तो इसमें ये बिल्कुल सेंटर में, अभी इस सेंटर में कोई यहाँ पे एटम प्रेजेंट नहीं है, बट मुझे इमेजिन करना है कि इस सेंटर से सपोज किसी ने इस तरीके इस तरफ को चलना शुरू किया, ठीक है। यहाँ इस सेंटर पे 2 लोग हैं और दोनों में से एक ने इस तरफ को मूव किया, दूसरे ने बिल्कुल अपोजिट पे मूव किया। तो अगर इसको अपने अपोजिट जाते हुए जो चीज मिल रही है, जैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, वही एनवायरनमेंट दूसरे को भी अपोजिट जाते हुए मिल रहा है, तो हम कहते हैं कि उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। जैसे आपको ऑर्बिटल्स की बात बताती हूँ, जैसे आपके पास यहाँ पे p ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, इन दोनों में अभी आपने कंक्लूजन मुझे दे दिया था, क्या बताया था जितेंद्र ने? s ऑर्बिटल कैसा होता है? जिरेड? स्फेरिकल सिमेट्रिकल जिरेड। नहीं, जिरेड बोला था ना, और जो आपके पास p है उसको क्या बोला था? अनजिरेड। अनजिरेड। हाँ, तो देखो अब इस चीज को समझते हैं कि ये हम यहाँ पे किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि s ऑर्बिटल जिरेड है और p जो है वो अनजिरेड है, क्योंकि s ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन हमने कहा प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? देखो इस सेंटर से आप अगर इस तरफ चलोगे या इस तरफ चलोगे तो ये आपके पास बिल्कुल इक्वल ही प्लस प्लस ही रहेगा इसमें सारा एनवायरनमेंट। इस तरफ मूव करोगे, इस तरफ कहीं पे भी आप मूव करो, इसको बिल्कुल इक्वल एनवायरनमेंट मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए। बट p ऑर्बिटल का ये सेंटर है, अगर आप इस तरफ को मूव कर रहे हो तो आपको प्लस वाला एनवायरनमेंट मिल रहा है, और अगर यहां से आप अपोजिट मूव करते हो नीचे की तरफ को तो आपको माइनस वाला एनवायरनमेंट मिल रहा है। मींस इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन उस सिस्टम में होता है जहां पे 2 अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने पे बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट मिले। क्या इतनी बात? जो हम हाँ? कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, और हाँ ये जी। डिफरेंट है, और सेंटर ऑफ इन्वर्जन ये अलग है। हाँ जी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास एक दूसरा एलिमेंट है सिमेट्री चेक करने के लिए, वो ये होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को आप ऐसे कट करो, इमेजिनरी कट करो कि वो 2 बराबर हिस्सों में बंट जाए, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। 2 इक्वल हाफ्स मिलते हैं। सेंटर ऑफ इन्वर्जन ये होता है कि किसी एक पोजीशन से चलते हुए, किसी एक पोजीशन से चलते हुए, जैसे मैं इसकी बात करूं, ये आपके पास जैसे एक डी ऑर्बिटल का एग्जांपल लिया है मैंने, तो डी ऑर्बिटल पे आपके पास क्या होता है? जिरेड। ये ऑल्टरनेटिव ही चलता है, s जिरेड, p अनजिरेड, d ऑर्बिटल अगेन जिरेड। बट क्यों? क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। कैसे? इसको अगर मैं अपोजिट चेक करूं इस तरफ जाते हुए तो क्या मिला? प्लस। तो दूसरी तरफ इसका जो अपोजिट था उसको भी क्या मिला? प्लस। अब डायगोनली अगर मैं इस तरफ चेक करूं, इसको मिला माइनस, तो इसको भी क्या मिला? माइनस। मींस एक सेंटर ऐसा है जहां पे अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप मूव करो तो बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो वो सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन। और जिस भी सिस्टम में सेंटर ऑफ इन्वर्जन है वो जिरेड सिस्टम होता है, जिसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है वो अनजिरेड सिस्टम होता है। क्या इतनी बात समझ आ रही है? यस मैम। डी वाला रिपीट कर दो। डी वाला, कौन सा डी वाला? ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में देखो आपके पास इस तरीके से एक मैंने फॉर्म लिखी है, तो ये जो आपके पास सेंटर है, अगर आप डायगोनली मूव करोगे इस तरफ को और इस तरफ को, इसकी और इसकी डायरेक्शन यही अपोजिट हुई, तो यहां से एक ने इस तरफ को गया तो भी प्लस मिला, इस तरफ को गया तो भी प्लस मिला। दूसरी तरफ इसने अगर यहां जाना है तो इसका अपोजिट यही होगा, तो इस तरफ अगर माइनस मिला तो इसको इस तरफ भी क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। तो इस सेंटर से बिल्कुल अपोजिट जब 2 लोग ऐसे मूव कर रहे थे तो उनको बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट मिल रहा था, दैट्स व्हाई ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन इसमें है। ठीक है? यस मैम। हाँ जी। तो हमारे पास
सारे डी ऑर्बिटल जीरेड होंगे, जैसे 5 बनाते हाँ हम हाँ, तो सबकी शेप्स नॉर्मली डिफरेंट आपके हैं। पास, हाँ नॉर्मली यही चलता है, ये ऑल्टरनेट ही चलता है, अगर आपको ये समझाने के लिए मैंने बताया, बट नॉर्मली आप याद रख सकते हैं एस जीरेड, पी अनजीरेड, डी जीरेड, ऐसे ही चलता है। ठीक है, और इस लेपोटे सिलेक्शन रूल में बस ये लाइन आगे फटाफट अब लिख लो कि जब आपके पास जीरेड टू जीरेड, जीरेड टू जीरेड हो, नहीं सॉरी, जीरेड टू, हाँ जीरेड होगा या अनजीरेड टू अनजीरेड कोई ट्रांजिशन होगी, जैसे हम आगे अभी बात करेंगे कि कैसे हमारे पास हो रही है, वो मैं आपको बता दूंगी कि सिग्मा का पाई का कैसे हम चेक करते हैं कि कौन हमारे पास जीरेड है कौन अनजीरेड है। अभी सिर्फ लिख लो कि अगर कोई ट्रांजिशन जीरेड टू जीरेड हुई या अनजीरेड टू अनजीरेड हुई तो वो हमारे पास फॉरबिडन होगी, वो हमारे पास फॉरबिडन होगी। हम इसका मतलब ये हुआ ना कि मतलब अपोजिट होनी चाहिए तभी अलाउड हाँ होगी। हाँ अलाउड होगी, तो साथ में आप अब ये लिखो कि अगर आपके पास जीरेड टू अनजीरेड हुई या अनजीरेड टू जीरेड हुई, ओनली देन इट विल बी अलाउड प्रोसेस। तो 2 सिलेक्शन रूल आपने पढ़े हैं, पहला आपने ये पढ़ा कि डेल्टा एस शुड बी 0, दूसरा आपने पढ़ा दैट डेल्टा एल शुड बी +-1, जिसके लिए कंसेप्ट जीरेड अनजीरेड का जानना जरूरी था कि हमारे पास अगर जीरेड से अनजीरेड में हो रही है तो अलाउड, अनजीरेड से जीरेड में हो रही है तो भी अलाउड, बट अगर दोनों सेम हुए तो हमारे पास वो अलाउड प्रोसेस नहीं होगी अकॉर्डिंग टू लेपोटे सिलेक्शन रूल। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करते हैं हम कल की क्लास में। तो कल की क्लास मैम में आने से इसके पहले लिए इतना अच्छे से ना पढ़ के आना। हाँ जी तन्वी बोलिए। मैम इसके लिए डेल्टा एल फिर क्या होगा अलाउड के लिए और फॉरबिडन के लिए? ये अभी आपका रहता है कुछ पार्ट ना, तो मैं आगे सारा डिस्कस करूंगी, ठीक है। अभी मेरे को ऑर्बिटल्स के साथ रिलेट करना है, अभी रहता है थोड़ा। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ तो मैं कल करती हूँ बाकी कंटिन्यू। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। मैम फॉरबिडन अलाउड नहीं होएंगी ना? फॉरबिडन का मतलब ही हो गया जो रिएक्शन अलाउड नहीं है। फॉरबिडन नॉट अलाउड होगी।